देश में आज 4 दिन बाद कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी आई है। आज 24 घंटे में 3,66,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। तो वहीं यूपी में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। आज से 18 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। उत्तराखंड में भी इस अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोरोना से इस जंग में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें हम इन तस्वीरों के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन यूपी के 18 जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अव्यवस्था क्या संक्रमण को नहीं बढ़ाएगी? ग्रामीण इलाकों में कोरोना का खौफ है, लेकिन लखनऊ में 5 मई से 9 मई तक चले सर्वे में ग्रामीण इलाकों के सिर्फ 5 लोग ही कोविड पॉजिटिव मिले। ऐसा दावा लखनऊ के सीएमओ का है। सवाल गांव में वैक्सीनेशन को लेकर भी उठ रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक ट्वीट कर ग्रामीण इलाकों को लेकर चिंता जाहिर की, तो साथ ही वैक्सीन की कमी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सवाल कई हैं और इन्हीं का आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तो देखिए, एक तरफ 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये महाअभियान जारी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में जरूर थोड़े बहुत आज कमी आई है कोरोना केसेस में, लेकिन उसके बावजूद ये जो संक्रमण है कई लोगों की जान ले चुका है। उसके बावजूद बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन जो तस्वीरें वैक्सीनेशन केंद्र से सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर लेना चाहिए? क्या कोई ऐसे इंतजाम नहीं करने चाहिए जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ ना उमड़े? इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों को लेकर अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीते कई दिनों में ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैला है और ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ मौतें भी हुई हैं। लेकिन लखनऊ के सीएमओ कह रहे हैं कि सिर्फ 5 केस जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से सामने आए हैं। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभियान पूरा कैसे होगा, ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि अभी 75 जिलों में से, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सिर्फ 18 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ के लोगों का। अब सवाल ये है कि बाकी जिलों में वैक्सीनेशन कब शुरू होगा और ये जो कमी है वैक्सीन की, ये कब पूरी होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस बीच तमाम कोशिशें की जा रही हैं तमाम सरकारों की तरफ से कि इस कोविड के खतरे को टाला जा सके, कोविड के खतरे को कम किया जा सके। इसीलिए एक तरफ जहां सरकार प्रयास कर रही है, तो एबीपी गंगा की अपील अपने दर्शकों से यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। अगर आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, अगर आपका नंबर वैक्सीन के लिए आ चुका है, तो आप ये ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्थाओं को बनाए रखें, वहां पर भीड़ ना लगाएं, आपाधापी ना करें, क्योंकि अगर आपका नंबर आया है तो आपको वैक्सीन लगेगी जरूर। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो मास्क भी जरूर लगाएं, सैनिटाइज जरूर करें अपने हाथों को। साथ ही साथ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। तो 18+ के लोगों के लिए यूपी के 18 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान आज शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी आज ये शुरू हुआ है 18+ लोगों का वैक्सीनेशन। और देखिए, इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है जय प्रताप सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि देखिए, आज 11 और जिलों में 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, यानी कुल मिलाकर 75 में से 18 जिले जहां पर अब वैक्सीन लगाई जा रही है 18+ लोगों के लिए। बाकी जो जिले हैं जय प्रताप सिंह जी, वहां पर कब तक ये वैक्सीनेशन शुरू होगा? ये जो वैक्सीन की कमी है वो कब तक पूरी हो जाएगी? वैक्सीन की सप्लाई जो हमको प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार पर हमने जिला चिकित्सालय में हमने अपना हम जनपदों में हमने 18 जनपद अभी तय किए हैं। जैसे आपने खुद बोला कि 7 जनपद पहले और 11 जनपद अभी जोड़ा हमने जी। ये आज से प्रारंभ हुआ है। हमको 3,50,000 कोविशील्ड प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर हमने ये बढ़ाया है। अब आगे जैसे हमको सप्लाई और मिलेगा,
सप्लाई के लिए हमने पहले से एडवांस पैसा हमने जमा कर रखा है दोनों जगह, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के यहाँ। जैसे हमको अतिरिक्त सप्लाई मिलेगा वैसे हम अपने जनपद बढ़ाते रहेंगे और इसको रेगुलर चालू रखेंगे। इसके लिए हमने ग्लोबल टेंडर के लिए भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। 21 तारीख को ग्लोबल टेंडर हमारा खुलेगा। उसके बाद कोई विदेश से कोई भी कंपनी अगर ICMR के प्रामाणिकता पर खरे उतरने के बाद वो सप्लाई देना चाहता है तो उस सप्लाई में कितना रेट है और कितनी डिलीवरी होगी वो हम देखते हुए उसको भी हम ले लेंगे। बिल्कुल, यानी तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए सवाल जयप्रताप सिंह जी व्यवस्थाओं को लेकर भी खड़े हो जा रहे हैं। हालांकि देखिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और वैक्सीनेशन का ये महाअभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है। कई जगह की ऐसी तस्वीरें हैं जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तस्वीरें रिपीट ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पहले तो ये 18+ वाला जो पोर्टल है ये बहुत क्लियरली हमने सबको समझाया, अखबारों में भी निकला है कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद वहाँ पर जब आपको टाइम स्लॉट और दिन मिलेगा उसी हिसाब से आप वहाँ पर आइए। मगर बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो लोग पहुँच जाते हैं यही सोच के कि जैसे हमने 45+ में अलाउ किया था, वॉक इन अपने आधार कार्ड को लेके वॉक इन करके अपना लगा लीजिए क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन था। उसी तरह इनको ये लगा होगा कि हम 18+ में भी चले आएंगे। तो ये बात हम सभी सेंटर्स पर सभी अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं जो ये काम करते हैं सबको हम लोग ने आज ही सुबह समझाया है कि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको समझाएं कि कैसे उनको पंजीकृत करना होता है और पंजीकरण के बाद जब उनका समय आएगा, उनको जो पोर्टल में दिन दिया जाएगा और समय सारणी दी जाएगा उसी हिसाब से वो हमारे पास आए। और उनको हमने अच्छी तरह से समझाया भी है कि बहुत जल्दी हम पर्याप्त मात्रा में हमको प्राप्त हो जाएगा वैक्सीन। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग का वैक्सीनेशन कराने के लिए हम पूरा तरह से लगे हुए हैं। ठीक है जयप्रताप सिंह जी, और देखिए उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द बाकी जिलों में भी शुरू हो जाए और ये जो अव्यवस्थाएं हैं जैसा आप बता रहे हैं ये अब आगे ना हो, लोग जागरूक हो पाएं। इसके साथ ही साथ देखिए सवाल हॉस्पिटल्स को लेकर हैं, सवाल लोगों की समस्याओं को लेकर है, क्योंकि एक तरफ सरकार तमाम प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात कुछ अलग नजर आते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये बीच में क्यों आ रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, थोड़ी बहुत कमी तो सब जगह रहेगी जब आप एक महामारी के सामना कर रहे हैं जी। वो एक ऐसा महामारी जो पिछले साल उसका रूप अलग था, इस साल उसका पूरी तरह से परिवर्तित होकर उसका म्यूटेटेड रूप जो आज हमारे सामने आया है उसने हर व्यक्ति को मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद हर एक पेशेंट को मजबूर कर दिया कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। इस आवश्यकता को देखते हुए हमारे पहले से ही बहुत से बेड्स जो हमने तैयार किए थे, पिछले साल भी किए थे और इस बार भी हमने बेड्स काफ़ी बढ़ाए हैं उत्तर प्रदेश में, मगर फिर भी ऐसे बहुत सारे बेड्स हमारे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन है, क्योंकि पिछले बार ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, इस बार ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। पूरे देश में ऑक्सीजन का आपने देखा होगा, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को केंद्रित करके उसको आवंटन किया हर राज्य को। तो हमको भी जो आवंटन किया उसको लगातार हम उन फैक्ट्रियों से ला रहे हैं, टैंकर के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, और जितना मैक्सिमम हो पाता है खींच के हम उसको सभी मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ तक हो सकता है उसको हम सप्लाई प्रतिदिन हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत कभी लगता है कि जहाँ बेड्स की उपलब्धता उतनी नहीं है जितना पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बेड्स हमारे पास है मगर वो ऑक्सीजन से सहित नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन है, L1 की ऑक्सीजन जैसे होता है। तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मंगवाए हैं जी। केंद्र सरकार ने हमको 15,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। हमने मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जो हमारा वो है कंपनी है उसके माध्यम से भी हमने ऑर्डर कर दिया, वो भी हमको लगता है 1 हफ्ते के अंदर वो भी आ जाएगा काफ़ी मात्रा में। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम ग्रामीण क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अपने CHCs पर हर जगह पर हम उसको पहुंचाएंगे, ताकि अगर सिलेंडर नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटर से भी हम उन बेड्स का उपलब्ध करा के और संख्या कम करेंगे बेड्स की। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है और यही वजह है कि देखिए संक्रमण जरूर घट रहा है लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखिए जयप्रताप सिंह जी, दूसरी लहर में हमने कई सबक सीखे हैं। सबक ये भी सीखा है कि अस्थायी अस्पताल अब बनाए जा रहे हैं। लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल बनाए गए। तो सवाल ये है कि क्या डीआरडीओ के जैसे अस्पताल हम सभी 75 जिलों में बना सकते हैं? क्या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं ताकि अगर ग्रामीण इलाकों में फैलता है ये कोरोना तो राहत मिल सके लोगों को? नहीं, अभी तो इसका बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। देखिए, ये रक्षा मंत्रालय और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह के माध्यम से जी ये पहल किया गया था कि डीआरडीओ के माध्यम से, सेना के माध्यम से वाराणसी और लखनऊ, जो हमारे 2 जनपद बहुत हाई केस लोड है और इनमें बीएचयू के कैंपस में और यहाँ हमारे लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में ज़मीन थी, दोनों जगह बनाने में आसान थी और वहाँ पर इनके पूरे सेना के स्टाफ, डॉक्टर्स सहित पूरे पैरामेडिकल स्टाफ को लेके उन्होंने मैनेजमेंट किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लोड भी काफ़ी कम हो गया है। वहाँ पेशेंट्स आके वहाँ पर अपना भर्ती हो रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है। मगर ये हर जनपद में नहीं, हम ये करने जा रहे हैं कि हर जनपद में हमारे CHCs जो हैं उनको हम अपग्रेड करके वहाँ पर पूरा 50 बेड का हम करने जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन लाइन भी रहेगा, ऑक्सीजन प्लांट भी रहेगा। तो इस तरह करके 100 बेड हर जनपद में हम तैयार कर रहे हैं और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, CHC में आप अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे जयप्रताप सिंह जी, जैसे नोएडा में व्यवस्था की गई, नोएडा स्टेडियम में बेड्स लगा दिए गए, वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, ये कोशिश की गई ताकि जो लोड है अस्पतालों का वो कम हो। तो जो ऐसे प्रयास हैं, क्या इस बारे में विचार सरकार कर रही है ताकि तमाम 75 जिलों में ऐसी परेशानी लोगों के सामने ना आए? हाँ, ऐसे कुछ हमारे पास प्रस्ताव भी आए हैं, बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा प्रस्ताव आ रहे हैं जो मदद करना चाहती है उत्तर प्रदेश को। गोरखपुर में भी ज़मीन ढूंढा जा रहा है। अगर पर्याप्त ज़मीन मिल जाएगा तो इसी तरह का व्यवस्था वहाँ भी करने के लिए कोई कंपनी ने तैयार करने के लिए कहा भी है जी। इसी तरह नोएडा में भी अगर वो स्टेडियम में लगाया है तो स्टेडियम के अंदर भी हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मंगा रहे हैं ताकि कोई पेशेंट कम से कम वो बाहर न रहे, उसको किसी प्रकार का उपचार जरूर मिले उस स्टेडियम के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर। ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो हर जगह हमारा है प्रयास सब कुछ करने के लिए। ठीक है, एक और सवाल है जयप्रताप सिंह जी जो इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, रिसर्च ये बता रहे हैं कि बच्चे भी अब खतरे में हैं, यानी बच्चों को भी कोरोना अपनी जद में ले सकता है। तो क्या बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की कोई आपात योजना है जिससे अगली लहर से बच्चों को बचाया जा सके? देखिए, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। जो अभी कुछ दिन पहले हमारे जो मुख्य वैज्ञानिक है इस देश के, उन्होंने एक आशंका जताया था कि अक्टूबर नवंबर में तीसरा लहर इसका कोरोना का आने की संभावना है। फिर इधर हम लोग ने देखा कि 2-3 दिन के अंदर कुछ इस तरह के भी खबर आने लगे चैनल के माध्यम से कि तीसरा लहर और जल्दी आ जाएगा जून जुलाई में या मई जून में, लोग कह रहे हैं, जिसमें बच्चों को भी संक्रमित करने की एक डर बना हुआ है। मगर इसका कोई प्रमाणित नहीं है। आज के दिन जो भी कोरोना का पेशेंट आता है, क्योंकि हमारे पास उपचार का क्या साधन है, एक वैक्सीनेशन जो सबसे बेस्ट तरीका है, और दूसरा हम अपने आप को अपने मास्क लगा के, हमेशा मास्क लगा के अपने वो कोविड प्रोटोकॉल को हमको मेंटेन करना है। तो हम उससे तो काफ़ी चीज़ों को अपना बचाव तो हम कर सकते हैं। बाकी जो दवाइयाँ जो प्रमाणित हुए इस पूरे 1.5 साल के अंदर वैज्ञानिक द्वारा, डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा, उसी का हम उपचार करते जाते हैं और उसी से कहीं ठीक भी हो जाते हैं, कहीं नहीं भी ठीक होते। जैसे इस बार का जो हम लोगों ने देखा है कि पूरा लंग्स को संक्रमित कर दे रहा है, पिछले बार लंग्स को नहीं संक्रमित किया था। तो इस बार जो हम देखते हैं, इसी से डॉक्टर्स की टीम, हमने भी उत्तर प्रदेश में एक पैनल बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ का पैनल बना है जिसमें PGI के डायरेक्टर उसके अध्यक्षता करते हैं और सभी जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर लेवल के लोग कर रहे हैं। वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और आगे कैसे हमको टैकल करना है, ये वो भी अपना एडवाइस देने जा रहे हैं, अभी जल्दी देने वाले हैं। तो इस सब को लेके हमने तैयारी तो कर ही रहे हैं कि आगे का लहर कैसे होगा। नंबर 1, हम इस समय अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हर एक CHC और हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हम लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के फंड से भी मिल रहा है, विदेश से भी मिल रहा है। हम अपने माननीय विधायक लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने निधि देके, या माननीय सांसद भी जो भी हो सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन देके वो भी अपने अपने जगह पर अपने CHC पर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने पैसा भी दे दिया है। उसके साथ ऑक्सीजन पाइपलाइन, उसके साथ पूरे बिल्डिंग को ठीक कराने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी से कर रहे हैं।
तो ऐसे भी CHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे जहां बच्चों के लिए जो NICU, SNCU, इस तरह के जो व्यवस्था हमारा बिल्कुल, यानी आगे जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, बिल्कुल जय प्रताप सिंह जी, यानी आगे जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए पोस्ट कोविड जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मसलन ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस से जुड़ा खतरा भी बढ़ा है, नई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो क्या कोई रिसर्च चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि पोस्ट कोविड मरीजों की तादाद बहुत बड़ी है, जैसा कि हम आप लगातार बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को। उसमें भी हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हर एक जनपद के जिला अस्पताल में वहाँ पर हमने 10 बेड का एक कमरा अलग कर दिया है। वहाँ डॉक्टर्स की टीम रहेंगे, जिसमें आपके साइकेट्रिस्ट भी रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेंगे और मेंटल डिसऑर्डर से या मेंटल प्रॉब्लम से भी जुड़ा एक डॉक्टर रहेगा। क्योंकि हम लोग के सामने जो केसेस आ रहे हैं इसमें मेंटली भी आदमी बहुत परेशान हो जा रहा है। अगर हल्का फुल्का उसको ऑक्सीजन लगता है कि कम है, जबकि उसका ऑक्सीजन 95 या 96 है, तब भी उसको एक डर लग जाता है। तो एक काउंसलिंग के माध्यम से साइकाइट्रिस्ट भी रहेगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेगा, मेंटल के भी डॉक्टर रहेंगे और सामान्य फिजिशियन भी रहेंगे। पोस्ट कोविड को लेकर भी पूरी तरीके से सरकार की तैयारी है। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय प्रताप सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि इस महामारी से निपटने के लिए आगे सरकार का क्या कुछ रोड मैप है। हमारे साथ एक खास पैनल और जुड़ा हुआ है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन, आलोक अवस्थी प्रवक्ता भाजपा और जूही सिंह प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का एबीपी गंगा पर। स्वाति महेश्वरी जी, देखिए आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद जूही सिंह जी आपसे मैं जवाब लूंगी जो दावे स्वास्थ्य मंत्री ने किए हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर हैं आप स्वाति महेश्वरी, आप समझ रही हैं कि हालात कैसे हैं, तो जो रोड मैप बताया है मंत्री जी ने, क्या लगता है आपको उससे इस महामारी पर हम जीत हासिल कर लेंगे और जो आने वाली परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी? देखिए, अब साफ तौर से ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि सरकारें एक्टिव हुई हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रयास करने की अब कोशिश करी है कि ना केवल मेट्रो सिटीज़ में बल्कि जो हमारे रिहायशी एरिया हैं, हमारे जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक भी वो पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना वहाँ पहले ही पहुँच चुका है और हम लोग अब कोरोना का पीछा कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो तैयारियां हमारी पहले नहीं थी, अगर आज भी हम उनको मुस्तैद करें, अगर उनको पहुंचाएं, तो कम से कम हम अपने मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। वही देखिए, हमें वैक्सीनेशन की ड्राइव को बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत होगी। तो जो राज्य सरकारें हैं उनको भी केंद्र सरकार से और जो वैक्सीन की कंपनियां हैं उनके साथ अपने डायलॉग को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या राज्य सरकारों के पास कोई ऐसी कंपनी या संसाधन है जहां की वैक्सीन का जो है प्रोडक्शन राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर के हो सके, तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरा, डोर टू डोर वैक्सीनेशन आपको लेकर के जाना होगा। जैसे आपने तस्वीरें अभी दिखाई कि लोगों का हुजूम आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए और ये वहां से और संक्रमण का जरिया बन रहा है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हम आशा वर्कर्स, अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वर्कर्स, इनको लेकर के क्या हम एक नया पैरेलल सिस्टम वैक्सीनेशन का खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, देखिए ये जो बातें आप कह रही हैं ये बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि एक तरफ हम वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो भयावह हैं। जूही सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, आप सुन रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्री को जो बता रहे हैं कि सरकार के पास पूरी तरीके से रोड मैप है और कोशिशें की जा रही है कि इस कोरोना महामारी को रोका जाए, इस कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जाए। आपको क्या लगता है जो दावे कर रहे थे मंत्री जी, उनमें कितनी सच्चाई है? प्राची जी, उनकी बातचीत पे अगर हम सीमित रखें अपने आप को, तो वो हर चीज़ को बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं, करेंगे, आ जाएंगे हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद। ये कोई रोड मैप नहीं होता है। अगर वैक्सीन पे हम अपने आप को कंसंट्रेट करें, आज 18 से 45 वर्ष की वैक्सीन में 11 जिले और जोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि हमने अभी तक हमारे पास 3.5 लाख कोविशील्ड उपलब्ध है। हमारी जिन लोगों को हमें वैक्सीनेट टोटल यूपी को करना है वो करीब 20 करोड़ लोग हैं, या मैं कह दूं 19 करोड़ लोग होंगे, जिसमें से अगर केंद्र सरकार 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेती है तो बाकी वैक्सीन
कब और कैसे उत्तर प्रदेश को उपलब्ध होगी, इसके बारे में मंत्री जी नहीं बता पाए। जो ग्लोबल टेंडर की वो बात कर रहे थे, उसकी प्रक्रिया जो उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाई कि अभी उसमें खुद ही 1-1.5 महीना लग जाएगा। वैक्सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण अंचलों में इसकी क्या व्यवस्था होगी, डबल डोजेस की। लेकिन जूही जी वो साथ ही साथ समस्या भी बता रहे हैं कि क्या समस्या आ रही है। एक वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मैं आलोक अवस्थी जी का एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। आलोक जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिए। जूही सिंह जी कह रही हैं कितना वक्त क्यों? वक्त लगेगा क्योंकि कैपेसिटी कम है, देश की आबादी बहुत ज्यादा है और हमने बाहर से ग्लोबल टेंडर भी किया है, जिससे कि बाहर से भी वैक्सीन हम खरीद सकते। 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार ने टेंडर भी किया है। हमने एडवांस पेमेंट किया है जो कोविड वैक्सीन बना रही है फैक्ट्रियां उनको देने के लिए। 6 लाख से अधिक वैक्सीन आई हुई है, 3.5 लाख बच्चों के लिए है, बाकी 45 साल के लोगों के लिए है। ये मंत्री जी बता रहे क्या था, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। हम ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के माध्यम से हम बराबर जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा यही आग्रह, विनम्र आग्रह है हमारे विरोधी दलों से, इस तरह भ्रम नहीं फैलाएंगे, जनता का साथ दे, सरकार का साथ दे। हमारी आपकी लड़ाई बातें भी होती रहेगी, लेकिन इस तरह ठीक है, बिल्कुल। देखिए आलोक जी, हम तो यही चाहेंगे कि एक साथ मिलकर इस बीमारी से जंग को जीता जाए और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।